हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू राम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने देख लिया था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा था और हुक्स लॉ। पिछले लेक्चर में हुक्स लॉ देखा था और उसके जो कांस्टेंट होते हैं ई जी के भी रिलेशन देख लिया था कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, इनमें संबंध देख लिया था ई जी के भी रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में आज हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा आज का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल और विकृति का कर्व वक्र देखने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है इसको देखने वाले हैं यहाँ पर कि माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, यानी मृदु इस्पात के लिए या माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल विकृति वक्र फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति कर्व, प्रतिबल विकृति कर्व वक्र यानी कर्व यानी वक्र। इसका मतलब है कि किसी स्टील पर या किसी माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील का एक मान लेते हैं एक रॉड ले लिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, एक माइल्ड स्टील का रॉड ले लिया है, इस पर लोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस पर लोडिंग कर रहे हैं या इस पर फोर्स लगा रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार का कर्व बनने वाला है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन रहेगा। अगर हम एक माइल्ड स्टील पर या एक माइल्ड स्टील ब्लॉक है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं या उस पर लोड डाल रहे हैं तो उसकी विकृति और प्रतिबल में क्या संबंध आता है, यानी उसकी विकृति और उसमें प्रतिबल में क्या रिलेशन आ रहा है, तो उसे देखते हैं। ये हमारा कर्व है, ये स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेन है जो जिसे हम लाई करा रहे हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ पर स्ट्रेन है, ये एक्स एक्सिस में रख रहे हैं और स्ट्रेस को वाई एक्सिस में। ठीक है, इसका मेन रीजन है कि जो स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट पैरामीटर है और स्ट्रेन है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं यानी डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है विकृति। ठीक है, तो उसी विकृति को रजिस्ट करने के लिए जनरेट होता है स्ट्रेस। बताया था किसी भी बॉडी में जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, उस पर लोड लगाते हैं, ठीक है, ये भी कंप्रेसिव फोर्स यहाँ दिख रहा है, यानी दोनों तरफ से किसी बॉडी को दबा रहे हैं। ठीक है, तो दबा सकते हैं या खींच सकते हैं, बट जब कोई भी किसी भी बॉडी में मान लेते हैं ऐसे कोई बॉडी है, ठीक है, इसका कोई शेप साइज नहीं यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होता है, इसका यानी डिफॉर्म होने की टेंडेंसी रखता है ये फोर्स। ठीक है, लेकिन क्या है ये बॉडी में ये बॉडी क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करता है। जब ये फोर्स लगता है या ये लोड लगता है तो बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन आने लगता है। डिफॉर्मेशन यानी कि बात करें तो वो उसका जो स्वरूप है, जो उसका प्रारंभिक शेप एंड साइज है वो क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, और चेंज इन क्या बताया था, स्ट्रेन बताया था चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, यानी चेंज इन डायमेंशन यानी बीमा में कुछ परिवर्तन हो रहा है, हाँ चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यानी कि क्या हो रहा है, फर्स्टली जैसे लोड लगता है, फोर्स लगता है, कुछ होता है तो उसमें क्या आता है, स्ट्रेन आता है। इस स्ट्रेन को रजिस्ट करने के लिए क्या उत्पन्न होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, तो इसे पता चल रहा है कि क्या है, स्ट्रेन जो है यानी जो विकृति है, यहाँ पर कहेंगे विकृति, जो विकृति है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, जब ये चेंज होगा स्ट्रेन यानी
जब इस पे स्ट्रेन लग रहा होता है तो उसके इसको रजिस्ट करने के लिए क्या होता है जनरेट स्ट्रेस उत्पन्न होता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस भी क्रॉस सेक्शन पे लग रहा होता है फोर्स उस पर क्या होता है, एक बॉडी द्वारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी अपने शेप को ना चेंज होने देने की टेंडेंसी रखना बॉडी का बॉडी में, ठीक है। तो वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक फोर्स लगाता है जो क्या करता है उस जो शेप एंड साइज चेंज हो रहा होता है उसको क्या करता है, रजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस को बताया कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आगे देखने वाले हैं, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और इसको इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ये भी हमारा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉल माइल्ड स्टील, ठीक है। तो यहाँ पर कोई माइल्ड स्टील है मान लेते हैं, ठीक है, कोई माइल्ड स्टील है। इस पर क्या कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है, एक्स एक्सिस पर क्या कर दिया, स्ट्रेन को दिखा दिया, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को डिफाइन कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस पर लोड लगाएंगे, किसी मटेरियल पर लोड लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो किसी भी बॉडी पर अगर हम इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है, तो उस पर अगर जैसे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो अगर वो इलास्टिक मटेरियल है तो क्या होता है, जैसे फोर्स हटा देंगे, यानी जैसे फोर्स लगाएंगे वो अपने शेप एंड साइज को चेंज करेगा, बट जैसे ही मटेरियल को रिमूव कर देते हैं वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, यानी कि अपने शेप और साइज को रीगेन कर देता है। तो यानी फर्स्टली जैसे लोड लगाएंगे माइल्ड स्टील पर तो क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, यानी कि यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती है, कहां तक, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी समानुपाती सीमा तक, यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक क्या रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। जैसे अपने प्रोपोर्शनल लिमिट से ऊपर और लोड लगता गया, ठीक है, अब तक और लोड लगता गया तो ये एक पॉइंट आएगा, एक लिमिट आएगा, उनसे इलास्टिक लिमिट मिलेगा जहां पर, यानी कि अभी तक इलास्टिक लिमिट मींस होता है कि जहां तक कि जस्ट अभी इस लोड को रिमूव कर दिया जाए, अभी लोड बढ़ाते गए यहां तक पहुंच गए, यानी इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गए, अभी हम इसको लोड को जस्ट रिमूव कर दें तो क्या होगा, अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, अगर इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर सेमी प्लास्टिक रीजन में आ चुका है, ठीक है, सेमी प्लास्टिक रीजन तक आ चुका है, यानी कि अब ये अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट था, ठीक है, जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ये बी पॉइंट जो है ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। ए और बी, यहां तक बी पॉइंट तक अगर लोड बी के जस्ट पहले तक अगर हम लोड को रिमूव कर दें तो ये अपने शेप और साइज को मान लेते हैं कंप्लीटली रीगेन कर लेगा, यानी अपने जो ओरिजिनल शेप और साइज था उतना पहुंच जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट तक, बी के जस्ट पहले तक की बात कर रहे हैं। इसको अगर लोड को हटा दिया जाए तो इसमें जो भी चेंजमेंट हुआ होगा वो दोबारा रीगेन हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद में, यानी कि सेमी प्लास्टिक रीजन में आ गए, इलास्टिक लिमिट के ऊपर आ गए, यानी कि अब इसके बाद में सेमी प्लास्टिक रीजन में आ गए। अब यहाँ पर हमारा अगर इस लोड को हटा भी देंगे तो ये अपने शेप और साइज को कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, रीगेन तो करेगा कुछ लेकिन कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट हुआ, ठीक है, ये अपर यील्ड पॉइंट है। उसके बाद में हमारा मटेरियल जो है धीरे धीरे, यानी कि मटेरियल स्टार्टिंग में क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है, वैल्यू बढ़ती गई, देख रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक दोनों लगभग यहाँ पर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के यानी समानुपाती हैं, बढ़ते जा रहा है दोनों की वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्ट इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाते हैं, अगर लोडिंग करते हैं तो क्या होगा, ये अपने
ये बॉडी का परमानेंटली डिफॉर्मेशन आने लगेगा, परमानेंटली डिफॉर्मेशन आने लगेगा। ये पॉइंट हमारा है। उसके बाद में हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो इसके कार्बन आइटम्स हैं या इस मटेरियल के कार्बन आइटम्स हैं वो क्या होने लगे, ये रीअरेंज होने लगे। यानी अपने जितनी स्टार्टिंग में यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्ट किया, बॉडी इंटरनली रजिस्ट किया, लेकिन कहां तक रजिस्ट किया, सी पॉइंट। उसके बाद में क्या हुआ, उसके जो कड़ू अड़ थे यानी कि कार्बन आइटम्स से जो ये रीअरेंज होने लगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमको यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर हम स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ाते चले गए, यानी उस मटेरियल पर लोड लगा के उसकी वैल्यू को बढ़ाते चले गए, लेकिन स्ट्रेस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ठीक है, स्ट्रेस कांस्टेंट रहा, यानी कि यह किसमें है, प्लास्टिक रेंज में है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जब उसके अणु जो कार्बन आइटम्स थे, उसके जो कार्बन आइटम्स थे अब क्या हुए, यानी फिर से उसको रजिस्ट करने लगे, उस लोड को क्या करने लगे, रजिस्ट करने लगे, यानी स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जिसे कहते हैं ये। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ये हो गया अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया अल्टीमेट पॉइंट। उसके बाद में जब ये अपनी मैक्सिमम रजिस्ट करा, बॉडी जो है यानी जो ये माइल्ड स्टील का ब्लॉक है, ये अपने मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट तक क्या किया, रजिस्ट किया। उसके बाद में जब इसको लग गया कि अब ये लोड को बेयर नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फेलियर की तरफ आ गया, यानी कि अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, यानी जिसे कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फेलियर पॉइंट। ठीक है, तो डिनोट कर देते हैं ए बी सी डी, सी डैश, और ये क्या है, डी है, और ये ई, और ये है एफ। एफ कौन सा पॉइंट है, एफ है फ्रैक्चर पॉइंट। एफ है फ्रैक्चर पॉइंट, और ठीक है, तो यहां पर इसको अगर डिफाइन करें तो ओ से ये, यानी यहां जो ये क्या था, ये ओरिजिन था। ठीक है, यानी कि ये है ओरिजिन। ठीक है, क्या हुआ, मटेरियल था स्टार्टिंग में, एक ब्लॉक था, उस पर क्या हुआ, लोडिंग लगाने लगे। लोडिंग जैसे लगाने लगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के जो प्रोपोर्शनल थे, कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक थे। ठीक है, यहाँ पर बट बात करें प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद में ये थोड़ा यानी नॉन लीनियर कर्व आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में जो ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये क्या है, नॉन लीनियर, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, नॉन लीनियर है, और ये कैसा है, ये है लीनियर है। ठीक है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो करता है, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहता है। उसके बाद में बी से सी तक, बी में ए से बी तक क्या होता है, नॉन लीनियर रहता है। लेकिन ए से बी तक का ये जो रीजन है, ये कैसा रीजन है, इलास्टिक रीजन है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इलास्टिक रेंज, यानी कि प्रत्यास्थ परास यानी रेंज। ठीक है, उसके बाद में कैसा है, सेमी प्लास्टिक है। ठीक है, ये है सेमी प्लास्टिक है, सेमी प्लास्टिक रेंज है। उसके बाद में है प्लास्टिक रेंज। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ओ से ए को क्या कहेंगे, ओ से ए को कहेंगे ये है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है। मैं बात करूं ओ से ए तक की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, यानी समानुपाती
सीमा। ठीक है, ओ से ए तक हो गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी कि ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। ओ से ए तक ये लिख देंगे, यहां पर लिख सकते हैं फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉलो यानी हुक के नियमों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी हुक का क्या नियम है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बताया था, यानी प्रतिबल समानुपाती है विकृति के, कहां तक, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बताया था। ठीक है, और ओ भी क्या है, ओ से बी ये है यहां से यहां तक, ओ है बी, ओ टू बी, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट यानी कि प्रत्यास्थ सीमा। सी पॉइंट क्या है, सी है अपर यील्ड पॉइंट, सी है अपर यील्ड पॉइंट। यानी कि अपर यील्ड पॉइंट यानी कि उच्चतम पराभव बिंदु, उच्चतम या उच्च पराभव बिंदु, उच्च पराभव बिंदु। नेक्स्ट है सी डैश, सी डैश क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट यानी निम्न पराभव बिंदु, निम्न पराभव बिंदु। ठीक है, सी डैश टू डी क्या है, ये है प्लास्टिक रेंज, सी डैश डी है प्लास्टिक रेंज या प्लास्टिक जोन। ठीक है, क्या है, प्लास्टिक जोन, सी डैश टू डी प्लास्टिक जोन है। सी डैश टू डी है पराभव जोन, सॉरी प्लास्टिक जोन। ठीक है, सी डैश टू, और डी ई क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, डी से ई है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और ई से एफ है, या एफ बोले, एफ पॉइंट को बोले तो फ्रैक्चर पॉइंट होगा। ठीक है, एफ पॉइंट को बोले तो फ्रैक्चर पॉइंट होगा या फेलियर पॉइंट होगा। ठीक है, एफ है फ्रैक्चर पॉइंट या ठीक है, एफ है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन का। इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं कि कैसे इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रेस स्ट्रेन को डिफाइन करने के लिए फर्स्टली क्या करेंगे, कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए ये कर्व है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में डिफाइन करना होगा तो देखेंगे कि किसी बॉडी पर, जैसे इस मटेरियल पे बात करें, इस मटेरियल पे लोडिंग करना है, ये माइल्ड स्टील है। ठीक है, मान लेते हैं माइल्ड एमएस, माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील को डिफाइन करना है हमको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर ड्रॉ करना है इसका, इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो कैसे लिखेंगे, इस पर जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे यहाँ पर कि किसी ब्लॉक पर, किसी माइल्ड स्टील या मृदु इस्पात के ब्लॉक को क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, उस पर लोड लगाते हैं। ठीक है, उस पर लोड लगाते हैं। जैसे जैसे लोड लगाएंगे तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे विकृति और प्रतिबल दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं। कब तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। उसके बाद में क्या होता है, इलास्टिक रेंज आएगा हमारा, जहां तक कि जस्ट अगर लोडिंग को हटा दिया जाए तो वो बॉडी जो डिफॉर्म हो रहा है, यानी विकृति आ रही है, जिसमें चेंजमेंट हो रहा है बॉडी में, वो अपने शेप को दोबारा गेन कर ले जाएगा। उसके बाद में अगर उस पर लोडिंग कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं तो हमको एक यील्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि पराभव
पर अब वो बिंदु मिलता है, यानी कि उसके बाद में क्या होगा, अब ये होगा कि मैक्सिमम यील्ड पॉइंट मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ये बॉडी ये अपने शेप को रजिस्ट मतलब शेप को मतलब चेंज होने से क्या करेगा, डिफॉर्म होने से रोकेगा, यानी रजिस्ट करेगा। तो रजिस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, कहां तक, सी पॉइंट तक। उसके बाद में लग रहा है कि वो फेल होने को, इसलिए क्या होगा, कार्बन स्लिपिंग आ जाएगा उसमें, कार्बन स्लिपिंग यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर कार्बन स्लिपिंग हो रहा है, ठीक है, कार्बन स्लिपिंग, ठीक है, यानी कि जो कार्बन एटम्स हैं वो स्लिपिंग हो रहे हैं, यानी ठीक है। उसके बाद में कार्बन स्लिपिंग हो रहे हैं, यानी कि अब वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी किसी बॉडी पर अगर हम जैसे इस पर है, ठीक है, इस पर लोड लगाया जा रहा है तो क्या होगा, इसके जो कणु हैं, यानी जो कार्बन एटम से मिलकर बना है वो कार्बन क्या हो रहे हैं, स्लिपिंग हो रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे का हेल्प नहीं कर पाए, सपोर्ट नहीं कर पाए, किसमें, रजिस्ट करने में। तो क्या करेंगे, ये स्लिपिंग होंगे, उसके बाद में रीअरेंज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, यानी कि इसको रजिस्ट होने में जो उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए रजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो कब तक रजिस्ट करेंगे, अपर यील्ड पॉइंट तक, यानी कि सॉरी अल्टीमेट पॉइंट तक, अल्टीमेट पॉइंट तक, जब तक कि वो अल्टीमेट पॉइंट तक, यानी कि अपने मैक्सिमम यथाशक्ति लगा देंगे, ठीक है, अपनी जितनी भी पोटेंशियल होगी वो लगा देंगे मैक्सिमम। उसके बाद में अगर फिर भी लोडिंग बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या होगा, फेलियर आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं डिफाइन किया है यहाँ पर, ई पॉइंट लिख लेना है यहाँ पर, ई है अपर सॉरी अल्टीमेट पॉइंट या मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फेलियर कैसा होगा ये भी ध्यान देते हैं। जब यहाँ पर जो मटेरियल का माइल्ड स्टील का फेलियर कैसा होता है, इसका फेलियर होता है ये धीरे धीरे, जैसे अगर मान लेते हैं इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके एक्सियल एक्सिस पर कैसा लग रहा है फोर्स, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यानी खींच रहा है। तो जब खींच रहा है तो जब खींचेगा तो क्या होगा, इसके बीच में ही यही धीरे धीरे कम होगा, यहीं पर ऐसे करके फेलियर आ जाएगा कहीं, ठीक है। तो उसको देखते हैं कैसा फेलियर आने वाला है इसमें। इसका जो फेलियर होगा वो कब कौन फेलियर होगा, इसका जो फेलियर होने वाला है वो कैसा फेलियर होगा, कप कोन फेलियर बोलते हैं। अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर जो कोन बन रहा है उसको देखें तो ये एक्सिस से ड्रॉ करें तो ये 45 डिग्री पर फेल हो रहा होगा, तो इसे कहते हैं कप कोन फेलियर, कप कोन फेलियर, ठीक है। यहाँ पर कप बन रहा है, कप जैसा, और ये कोन जैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा फेलियर आ रहा है, इसमें कप कोन फुल फेलियर होगा। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसमें वर्डिंग खुद से लिख लेंगे क्योंकि एक एक चीज को लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे हम बोल देते हैं उसको एक बार ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो। जैसे एक ब्लॉक है, एक कार्बन माइल्ड स्टील का एक ब्लॉक लेंगे, उस पर क्या करेंगे, लोडिंग लगाएंगे। लोडिंग लगाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि प्रतिबल और विकृति दोनों में प्रोपोर्शनल चेंजमेंट होगा, यानी दोनों में यानी कि समानुपाती, दोनों एक दूसरे के समानुपाती रहेंगे। कब तक रहेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। उसके बाद में हमको एक पॉइंट मिलेगा यील्ड पॉइंट, उसके बाद में लोडिंग बढ़ाएंगे तो यील्ड पॉइंट तक, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कि मटेरियल, जहां पर जस्ट मटेरियल से लोडिंग को हटा दें, यानी ये इलास्टिक पॉइंट से जस्ट यानी जस्ट कम नीचे पॉइंट तक, वहां पर अगर हम क्या करेंगे, लोडिंग को हटा देंगे तो ये क्या होगा, ये अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। अगर उसको लोडिंग को बढ़ाते जाएंगे तो हमको ये जितना रजिस्ट कर पाएगा, स्ट्रेस रजिस्ट करेगा, यानी अपने शेप और साइज को रजिस्ट करेगा, यानी चेंजमेंट होने से रजिस्ट करेगा। उसके बाद में हमको एक अल्टीमेट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कार्बन स्लीपिंग होने लगेगा, यानी कि जो
कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, कार्बन स्लिपिंग होगा, फिर ये लोअर यील्ड पॉइंट एक मिलेगा हमें। उसके बाद में क्या होगा, ये इस पर लोडिंग जितना भी बढ़ाते जाएं लेकिन स्ट्रेस में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, स्ट्रेस सेम बना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस सेम बना है। कहाँ तक, सी से डी पॉइंट, सी डैश से डी तक, सी डैश से डी तक कौन सा रेंज है, ये प्लास्टिक जोन है। ठीक है, क्या कौन सा है, ये है प्लास्टिक जोन है। ठीक है, प्लास्टिक जोन। उसके बाद में डी पॉइंट, सी से डी, उसके बाद में डी से ई रेंज को कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होता है कि कार्बन अपने आप को रीअरेंज कर लिए हैं, अब क्या है वो फिर से रजिस्ट कर रहे हैं, किस चीज को, जो शेप और साइज उनका डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक, डी पॉइंट से डी ई तक, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन इसे कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, ई पॉइंट मिलता है जिसे जिस पॉइंट को कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेस मुझे मिलेगा, यहाँ पर जो स्ट्रेस मिलता है उसे ही कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि यही सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा किस चीज का, स्ट्रेस का। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेलियर हमारा जो माइल्ड स्टील का होता है, कप कोन फेलियर होता है, ध्यान रखना आपको, कप कोन फेलियर होता है। ठीक है, और यहाँ पर 45 एंगल बनता है और ये कप जैसे दिखाई देता है इसलिए कोन जैसे, इसलिए कहते हैं कप कोन फेलियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के लिए देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।